इस बार का जो बजट रहा है वो लगभग 1,21,500 करोड़ के आसपास रहा है। गवर्नमेंट ने जो आंकड़े दिए हैं 27%, तो आप इसे बढ़ाइए, इसको हर बच्चों तक, हर लोगों तक पहुंचाइए मोबाइल। कुछ ऐसे मुद्दे आए हैं जो काफी सराहनीय हैं, जैसे 101 नए आत्मानंद स्कूल। कॉलेज कोई भी हो, आप अपने मापन स्टैंडर्ड को एग्जैक्ट रखिए, तब इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, यथास्थिति या उसे बंद करिए। घोषणा पत्र के रूप में देखा गया था वह बेरोजगारी भत्ता, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देना। जब आप कहते हैं 1,33,000 प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है, तो 2500 रुपये के अनुसार 30,000 रुपये में बच्चों को आप खुश कर सकते हैं क्या? छत्तीसगढ़ की पहचान क्या? तो कभी नक्सलवाद के रूप में, गरीबी, पिछड़ापन के रूप में, बट आज हमारी शिक्षा से भी जाना जाएगा। मेरे खुद के कई बार दौरे होते हैं बस्तर को लेकर, मैं एक चीज को बड़ा दुखी होता हूँ, विज्ञान और गणित जैसे विषय पर बच्चों का आज भी पकड़ होती है। नरेंद्रगढ़ जैसे या गीदम जैसे इलाके में मेडिकल कॉलेज का खुलना वहाँ के छात्र छात्राओं, वहाँ के स्थानीय नागरिकों के लिए एक शानदार 2020 से लेकर 2022 तक 1300 से अधिक डॉक्टर की नियुक्ति की गई, मगर 2022 से लेकर 2023 तक देखें नियुक्तियां लगभग शून्य। सबसे बड़ा विवाद का विषय था और विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था पीएम आवास योजना। अच्छा, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि काका ने युवाओं की बात रख ली और युवाओं को खुश कर दिया, भाजपा वाले कह रहे हैं कि युवाओं को ठग दिया। कृषि प्रधान राज्य में कृषि का बजट बढ़ाना और न्याय योजना के माध्यम से बढ़ाना सराहनीय, परंतु प्राइवेट सेक्टर में सरकार को चाहिए, बच्चों को चाहिए, युवाओं को चाहिए या किसी भी एम्प्लॉइज को क्या चाहिए? सुरक्षा। क्यों टेक्नोलॉजी की बात नहीं की जा रही? इनोवेशन सेंटर नहीं आ पा रहे हैं। नया रायपुर आप देखिए 2008 से प्रारंभ हुआ है, जहाँ का जो सृजन भी किया है माता ने किया है, तो उन माताओं को प्रबल न करके हम बाकी चीजों पर बात करेंगे, उसका कोई औचित्य नहीं। मैं आपको बताऊं कि हमारा वित्तीय घाटा 15,200 करोड़ रुपए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और इससे पहले आपने कल देखा होगा बजट पे बहुत सारी खबरें देखी होगी। कांग्रेस वाले बजट को सराहा और बीजेपी वाले बजट को नकारा। कल दिन भर आज अखबारों की सुर्खियां भी है कि बजट में कुछ नहीं मिला, ये भाजपा वाले कहते रहे और कांग्रेस वाले कहते रहे कि हमारी सरकार जो है प्रदेश की भूपेश सरकार, उन्होंने बहुत कुछ दिया, युवाओं के लिए दिया, रोजगार के लिए दिया और शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी, गरीबों के लिए मकान, बहुत सारी बातें हैं। बाकी मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगा, लेकिन 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो है शिक्षा, रोजगार और युवा। ये 3 चीज़ों से हमारा छत्तीसगढ़ काफ़ी समृद्ध हुआ है और इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द पूरी राजनीति होती है। और राजनीति के साथ साथ एक कहा जाए तो भविष्य पे सब कुछ टिका होता है। तो हमारे साथ मौजूद है थिंक IAS के डायरेक्टर, फाउंडर जो मुरली सर, उनसे बात करेंगे। इससे पहले आप 2 बार इनसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन बात अगर युवा की हो रही है और शिक्षा की हो रही है और रोजगार की हो रही है, तो इनसे बात करना बनता है कि इन तीनों के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है और एक्चुअल क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होने वाला है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। ना कोई आरोप, ना कोई प्रत्यारोप, जो सच है वो उस पर बात होगी, जो फैक्ट है उस पर चर्चा होगी। सर, तो कल के बजट को आपने देखा होगा ओवरऑल। सबसे पहले तो नमस्कार और जोहार छत्तीसगढ़। और बात करते हैं बजट को लेकर, तो पहले बजट के जो हाईलाइट्स पॉइंट्स है मैं आपको पहले उस पर रूबरू कराना चाहूँगा। इस बार का जो बजट रहा है वो लगभग 1,21,500 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा। हाँ, पिछले साल से लगभग ये 17,000 करोड़ रुपए अधिक। दूसरी बात, अगर हम बजट के साथ साथ उसमें व्यय की बात करें, तो इस बार जो हमारे पूंजीगत व्यय है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां पूंजीगत व्यय 15,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था, इस बार 18,000 करोड़ रुपए हुआ, जो कि सकारात्मक है। क्योंकि लगातार राजस्व के व्यय में अगर हम बात करें तो उसमें अधोसंरचना और भौतिक जो सुविधाओं की कहीं ना कहीं क्या होती है, कमी होती है। सरकार ने इस बार पहल किया कि इस बार पूंजीगत में बढ़ाया जाए व्यय को, तो वो एक अच्छा पहल है। ओवरऑल ग्रोथ रेट की बात करें तो भारत के सापेक्ष छत्तीसगढ़ का ग्रोथ रेट भी शानदार रहा है, ठीक ठाक है। 8% के आसपास आपकी वृद्धि दर रही है। ओवरऑल लगभग 5.9% के आसपास जो रहा है कृषि पर वृद्धि रहा और उद्योग क्षेत्र में भी लगभग 5.8 के आसपास रहा, वो एक सकारात्मक है। दूसरी, मैं इस हाइलाइट्स पर बात करूं इस बजट को लेकर, तो कुछ ऐसे मुद्दे आए हैं जो काफी सराहनीय है, जैसे 101 नए आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम, क्योंकि 171 पहले से चल रहे थे, जिसमें 1,35,000 बच्चों को हमने एडमिशन दे दिया था। और 101 नए स्कूल का आना सही मायने में कहूँ तो एक सरकार की बहुत सराहनीय पहल में से। गरीबों के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने का सपना होता था, वो पूरा और हो जाएगा। जो हमारा आत्मानंद स्कूल है एक रोल मॉडल बन चुका है पूरे देश के लिए, एक माइलस्टोन है। जब कभी एक समय आता था जब हम अपनी शिक्षाएं बाहर करते थे, महंगी फीस देते थे, तब ये कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ की पहचान क्या, तो कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी पिछड़ापन के रूप में, बट आज
हमारी शिक्षा से भी जाना जाएगा और भविष्य उज्जवल दिख रहा है मुझे इस चीज से बिल्कुल। लेकर। दूसरी बात रही है जो बहुत बड़ा एक घोषणा पत्र के रूप में देखा गया था, वो है बेरोजगारी भत्ता। 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देना, ये भी मैं कह बड़ा सकता हूँ फैसला। सरकार की अच्छी पहल में से एक है। एक दबाव वाला फैसला नहीं रहा, बिल्कुल, बीजेपी वाले दबाव बनाए थे। हाँ, ये दबाव भी कहो और उसको इसको मोर्चा ये कहो बनाया। कि जरूरत भी कहो, जी। है ना। हालांकि इसके तथ्य पर मैं बाद में आपसे चर्चा करूंगा। 4 साल से मिले नहीं, इससे पहले मिल रहा था ना। ये इससे पहले 4 साल तक की घोषणाएं बस हुई थी, परंतु मिलना अभी मुझे लगता है इस अब शुरू मार्च हो से जाएगा। शुरू होगा, अप्रैल से। खैर वो तो उस पर हम आगे की बातें हम जी, रखेंगे। जी। तीसरी बात जो सबसे बड़ा विवाद का इस बार विषय था और विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, पीएम आवास योजना। हर विधायकों के घर हर दे रहे थे। विधायकों ने हर बूथ लेवल पर इसका क्या किया था, विरोध किया प्रदर्शन था। हुआ। लगभग 3200 करोड़ रुपए इस वर्तमान सरकार ने बजट में इस पे आवंटित किया है। ये अपने आप में गरीबों को छांव देने की एक आशियाना मिल जाएगा उनको। पहल है, बिल्कुल। इसकी भी सराहना करनी चाहिए। नए मेडिकल कॉलेज 4 खोले गए, वो बड़ा कदम है। मनेंद्रगढ़ जैसे या गीदम जैसे इलाके में मेडिकल कॉलेज का खुलना वहाँ के छात्र छात्राओं, वहाँ के स्थानीय नागरिकों के लिए एक शानदार पहल। शानदार है। शिक्षा आंगनबाड़ी मानदेय की बड़ा बात हो, या एक ऐसी बात समझिएगा जब पटेल या जो छोटे छोटे पद हैं हमारे, हालांकि ये पद हायरार्कियल मॉडल में काफी छोटे दिखते हैं आपको, परंतु आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीण स्तर पर यही सबसे मूलाधार है, क्योंकि इनके बगैर सिस्टम को चला पाना संभव नहीं था। बिल्कुल। चाहे वो मितानिन हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हो, लगातार धरना प्रदर्शन कर रही बिल्कुल थी, सही बात है। और कितने वो दिनों से उनका जायज भी था कि इस जायज महंगाई के दौर में अगर उनको 2000-4000 रुपए दिया जाए उससे घर नहीं चल नहीं चल सकता है। सकता। क्योंकि मैं आपको बताऊं 1,33,000 रुपए हमारा प्रति व्यक्ति आय हो चुका है, जो 1,18,000 रुपए था। तो ऐसे में किसी को 2-4 आय हजार बढ़ी रुपए है प्रबंध, तो वो तो ऐसे समझिएगा कि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। जीरे के बराबर था वो। तो ये भी एक सराहनीय पहल रहा। मेडिकल कॉलेज का खुलना एक सराहनीय पहल है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो न्याय योजना है किसानों को लेकर, क्योंकि हमारी वास्तविक पहचान किसान है, क्योंकि राज्य के 80% परिवार की डिपेंडेंसी या व्यक्तियों की डिपेंडेंसी कृषि है। कृषि। बिल्कुल। 64% युवा आज भी कृषि पर संलग्न है हमारे यहाँ। बिल्कुल। तो एक कृषि प्रधान राज्य में कृषि का बजट बढ़ाना और न्याय योजना के माध्यम से बढ़ाना सराहनीय पहल है। देश में मॉडल ही माना गया ना न्याय योजना को। बिल्कुल सही बात है, इस पे बात हो रही। इतने केंद्र खुशहाल सरकार किसान भी, हाँ, तारीफ अभी देखा जाए, जबकि हमारी पैदावार अच्छी नहीं है, प्रति हेक्टेयर की बात करूं, ना ही हमारी रकबा कम होते जा रहा है ना, रकबा कम होते जा रहा है, बनते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और हम किस्म में तो नंबर 1 है, 23,000 से अधिक किस्म की धान हम उगा रहे हैं, परंतु अगर उसकी क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी और क्वांटिटी की बात, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में हम बहुत आगे नहीं है। प्रति हेक्टेयर के बेसिस पे बात करूं तो ऐसे में जरूरी था कि किसानों को अधिक से अधिक एमएसपी देना और उनको कम से कम न्याय के माध्यम से एक अच्छे जो बजट है उन्हें प्रदान करना। ये तो हुई इस सरकार के अपने एक पहल की बात, बट हर पहलू सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। युवाओं की अब मैं सबसे पहले बात करूंगा, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में हैं युवाओं को गढ़ने का ही काम करते हैं। अच्छा, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि काका ने युवाओं की बात रख ली और युवाओं को खुश कर दिया, भाजपा वाले कह रहे हैं कि युवाओं को ठग दिया। मैं बिना किसी गैर राजनीतिक मुद्दे पे नहीं आना चाहूंगा जी। मैं एक शिक्षक होने के नाते इतना पहले कहूंगा कि मुझसे जुड़े हुए कई छात्र हैं, कई हजार छात्र हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मैं उनकी बात रखूंगा। अब वो बात ये है, इसको अगर बहुत संक्षिप्त में समझाऊं तो रोजगार के बदले बेरोजगारी भत्ता देना सरकार का एक सोच हो गया इस चीज को लेकर, क्योंकि अभी बात रोजगार की होनी चाहिए। क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपका घर का भाई या बेटा ग्रेजुएट होने के बाद 2500 रुपए की आशा करेगा? क्या 2500 रुपए में उसके जेब खर्च चल पाएंगे? 25,000 रुपए की आशा करेगा महीने की सैलरी। आप समझिए, कम से कम 25,000 की आशा करके चलता है कि एक परिवार को उसको संबल मिले इस चीज को लेकर। दूसरी बात, जो सितंबर 2022 से आज मार्च 2023 तक एक भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। अब नियुक्तियों का कारण चाहे न्यायिक मामले हो, चाहे प्रशासनिक मामले हो या विधिक मामले हो, बिल्कुल बच्चों को इससे मतलब नहीं कि सरकार और जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका के बीच में क्या चल रहा है। उसे अल्टीमेटली चाहिए कि रोजगार चाहिए, भर्तियां होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और इस पर विपक्ष और पक्ष दोनों को पर प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। आखिरी भर्ती कब हुई थी सर? हाँ, आखिरी भर्ती कब हुई थी? आखिरी भर्ती 9 सितंबर 2022। अच्छा। अब उससे बाद एक भी भर्तियां नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, व्यापम हमारे यहाँ एक मुहर बंद हो चुका है लगता है। चपरासी से आपने बात उठाई तो मैं बताऊं आपको जी। एक तरफ हमारी सरकार और भारत के आंकड़े ये कहते हैं कभी कि 0.1% बेरोजगारी दर है,
कभी 0.8% कहते हैं, परंतु आपको बताऊं कि पियून जो हायरार्किकल मॉडल में प्रशासनिक पदों में सबसे निम्न पद होता है, जी। इसमें 2 लाख युवा पार्टिसिपेट करते हैं एग्जाम में। पोस्ट की गलती कितने की? तो इसका 2 पहलू हो सकता है, या तो प्राइवेट सेक्टर से जो बच्चे हैं मोह भाव बंद कर चुके हैं। एक रिपोर्ट में आपको बताऊं, 10:1 का भी आंकड़ा चल रहा है। 10 बच्चा गवर्नमेंट जॉब चाहता है, उनमें से सिर्फ 1 बच्चा बस प्राइवेट जॉब चाहता है। तो क्या गवर्नमेंट जॉब में या तो बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही है, मगर ऐसा तो है नहीं। जो गवर्नमेंट जॉब की जो परंपरा है, जो ट्रेडिशनल वे है, वो चलते आ रहा है। बिल्कुल। परंतु प्राइवेट सेक्टर में सरकार को चाहिए, बच्चों को चाहिए, युवाओं को चाहिए, या किसी भी एम्प्लॉयज को क्या चाहिए? सुरक्षा, जॉब मानदेय, और उसके अलावा उसके भविष्य की निधि। सरकार ने क्या ऐसे नई नीति लाई है कि प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले जो छात्र, जो युवा हैं, या कोई भी एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उन कर्मचारियों के लिए क्या विशेष बात रखी गई उसमें? क्या हम सिर्फ गवर्नमेंट, देखो ये भी पंजाब में, सर पंजाब में इस चीज को आरक्षण पे दिया ना, वहाँ पे बिल्कुल, वहाँ 75% आरक्षण है। हाँ। आप आंध्र प्रदेश में जगन की बात करें, वहाँ भी 75% का आरक्षण है प्राइवेट सेक्टर में। मैं उन पर भी नहीं जाना चाहूंगा कि इसमें क्षेत्रवाद बढ़ावा हो। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, हम भारत हैं, हम कोई एक राज्य या क्षेत्र नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम कहीं भी जॉब करें। ऐसे अगर आप कहें तो इसमें ये होगा कि आईटी सेक्टर हमारे यहाँ है नहीं। जो मेरे बच्चे आज इंजीनियरिंग करके हैदराबाद, बेंगलुरु या कहीं भी जा रहे हैं, तो उनको फिर वो उस पर दिक्कत होगी। तो ये क्षेत्रवाद की बात तो मुझे लगता है कि उचित होगी। बट हाँ, एक चीज समझना होगा हमें, क्यों आखिर छत्तीसगढ़ में कोई आईटी मॉडल नहीं आ पा रहा है? क्यों टेक्नोलॉजी की बात नहीं की जा रही है? इनोवेशन सेंटर नहीं आ पा रहे हैं। नया रायपुर आप देखिए 2008 से प्रारंभ हुआ है, वो आज भी हमने जमीन अलॉटमेंट कर दिया, मकान कुछ बने। हाँ, 23 से ज्यादा पार्क बनाए गए, इंडस्ट्रियल पार्क, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क। उसकी स्थिति आज जाकर देखिएगा, वीरान पड़ा हुआ है, बड़ा सन्नाटा लगता है सिर्फ। हमने नेस्कॉम के साथ टाई अप किया, हमने ताइवान के साथ टाई अप किया, वो टाई अप का क्या हुआ? सरकारें किसी की भी हो, पुरानी हो, नई की खबर छपी, मीडिया में आए, बस हवाई बटोरी गई। ये क्या है समझिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अमली जामा पहनाने से युवा समझ गए हैं चीजों को लेकर कि इस तरीके के लोक लुभावने वादे या लोक लुभावनी बातें सिर्फ कागज तो अच्छी लगती है, धरातल पे आते ही वो कहीं ना कहीं चीज हो जाती है। बिल्कुल। तीसरी जो बड़ी बात मैं समझना चाहता हूँ, अभी मैं आपको बताऊं, IIM में रायपुर में हमारे यहाँ फरवरी 2023 को युवा 20 का आयोजन किया। G20 हुआ अभी। बिल्कुल। अब वो काफी बड़ा आयोजन था। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर साहब भी आए हुए थे। उन्होंने उस बात का जिक्र किया कि भारत में 107 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। आपको बता दूं, उस 107 में छत्तीसगढ़ का एक भी कोई कंपनी नहीं। और उन्होंने इस बात को रखा कि इनोवेशन मॉडल पर हम स्टार्टअप में पूरे दुनिया के 3rd नंबर पर आते हैं। अच्छा, मगर छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है? क्या हम बच्चों को गोधन के माध्यम से, सुराजी गांव के माध्यम से, क्या उनमें जोड़ना चाहते हैं? बहुत विजन क्लियर करना होगा सरकार को कि क्या वो MSME में काम कराना चाहती है, कि इनोवेशन में, कि स्टार्टअप में, और स्टार्टअप भी है तो किस आधार पे हो। दूसरी बात। तीसरी, मैं यहाँ पर और आपसे संज्ञान में लाना चाहूंगा चीजों को लेकर कि अभी 101 आत्मानंद स्कूल बनाए गए। बिल्कुल सराहनीय है और बनने भी चाहिए और आगे भी बनने चाहिए। परंतु इससे पहले जो लगातार चल रही योजनाएं थी, जैसे मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना 2010 में लाया गया, इसमें 4 प्रोग्राम लाए गए, आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग। आपको बता दूं, प्रयास 90 विद्यालय संचालित कर रहा है, 4144 बच्चे लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं। परंतु उसी के दूसरे पहलू पर देखें, आस्था में 70 बच्चे हैं, निष्ठा लगभग समाप्त होने की ओर आ गया है। तो या तो सरकार इन योजनाओं को जो पुराने चल रहे हैं उसे बंद कर दे। जवाहर उत्कर्ष करके भी योजना, राजीव उत्थान मिशन आया है, उत्कर्ष योजना आई है, आश्रम छात्रावास योजना आया है, एकलव्य योजना आई है। इन सब योजनाओं पर बात, ये नक्सल प्रभावित इलाकों में है ना, ये नक्सल प्रभावित इलाकों में है। परंतु आप अभी इस बार कोई बात नहीं की, इस पर ना कोई सिंगल बात हुई है। मैं आपको बताऊं, किशोरावस्था की अगर बात करें, 10 से लेकर 19 साल की आयु सीमा को देखें तो मैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भी बताऊं आपको, 54 लाख जो जनसंख्या इस एज ग्रुप में आती है। अच्छा, ये हमारी भविष्य है। अब इन भविष्य को ही हम अगर अंधकार में रखना चाहेंगे, हम चलिए, हमें अभी स्कूल की आवश्यकता मोर देन 70,000 है, 101 नए बना लिए हैं, पर सराहनीय तो है, परंतु बाकी का क्या? सुदूर अंचल सुकमा के किसी छिंदगढ़ एरिया में अगर ऐसी चीजें नहीं आएंगी, आ रही हैं, परंतु एक स्कूल से क्या सबका भला हो सकता है क्या? नहीं।
कंपटीशन तो बढ़ेगा कोटा ही। कैबिन जैसे लाया था हमने, हम्म, मजरा टोला की बात कही थी हमने, हम्म, प्रयास को और एक्सपेंड करना था। प्रयास अपने आप में सक्सेसफुल है, हम्म। ठीक है। दिव्यांग योजना पर बात वहाँ से रही बच्चे भी है, अच्छे निकले वहाँ पे। बिल्कुल पढ़ाई बच्चे एक अच्छे निकले। दौर आप था कि जब मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल, ये आज आईआईटी वगैरह में। रायपुर की बात करें, दिल्ली के द्वारका में जो हमारे हॉस्टल है, ट्रैवल हॉस्टल, हम्म, इसकी बात करें, यहाँ से बच्चे अच्छे खासे बच्चे निकले हुए हैं। हम्म। मैं बताऊं आपको, सीजीपीएससी के टॉपर भी उस हॉस्टल से निकले हुए हैं। हुए हैं, नो डाउट। तो जब आपके पास इतने माइलस्टोन पहले प्रोग्राम से है, बस उसको पुशअप करने की जरूरत है। पुशअप करें, पुशअप करना था, नए योजनाओं को लाने के पहले खर्चा बढ़ा। खुद की योजनाओं को बेहतर करें। बिल्कुल, ये मेरा पुरानी चीजों को व्यक्तिगत बेहतर कर सलाह सकते हैं, नया बाद में भी है। हो बिल्कुल सकती सही है। बात है। नवाचार, तो चुनावी साल है ना, चुनावी साल तो नवाचार अपनी जगह है। दाऊ जी साधेंगे ही सबको। हाँ, अब ये बात सही है कि चुनावी वर्ष है, तो लोगों को शिक्षा और रोजगार से ज्यादा कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो पसंद आता है। पसंद आता है कि तत्काल क्या है यार, ये बताओ। तत्काल क्या आया, ये बताओ। बट तो मैं हमेशा कहता हूँ, शिक्षा और चिकित्सा सतत विकास का मूल आपका नींव है। तो इस सर टोटल बजट की बात करें तो भर्तियों को लेके कुछ बातें हुई, मतलब है उसमें कई सीजन भर्तियों हुए को हैं? लेकर कोई सिंगल बातें नहीं की गई। नहीं, कई अस्पताल नए खोले जा रहे हैं तो वहाँ पे भर्तियां होंगी। सब आपने अच्छी कही, स्कूल खोले जाएंगे तो भर्तियां 4 होंगी। नए हॉस्पिटल आपने तैयार किए। हाँ, मेडिकल कॉलेज गीदम, बैकुंठपुर, कबीरधाम जैसी जगहों पर, चांदनी चांपा जैसी जगह पर ला रहे हैं। अभी इससे पहले भी जो हॉस्पिटल्स खुले हैं उसमें डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं की गई है। हाँ, ये बात भी है कि पहले जो खोले हैं आपको आप बताऊं, समुदाय के 100 बिस्तर 50 बिस्तर 2020 से लेकर 2022 तक 1300 से अधिक डॉक्टर की नियुक्ति की गई है। मगर 2022 से लेकर 2023 तक देखें, नियुक्तियां लगभग शून्य हैं। अच्छा, आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दीजिए, जैसे हम भी कोचिंग चला रहे हैं, हम कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें, मगर हमारी नींव जो है ना, वो हमारे जो एक तो हमारे फैकल्टीज हैं और दूसरे हमारे बच्चे, जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मेरा एज अ डायरेक्टर, मेरा पहला जो टारगेट होगा वो बेहतर से बेहतर शिक्षक होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज खोलिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, जो खोलना है खोलिए। इंजीनियरिंग के तो हाल बुरा है। हाँ, अब यही पर मैं आपको लाना चाह रहा हूँ। एक समय मेडिकल का बड़ा क्रेज था, जब सीटें 250-300 हुआ करती थी। अब तो 1000 आज लगातार बढ़ा रहे हैं। ये मैं इंजीनियरिंग कॉलेज को कंपेयर कर रहा हूँ मेडिकल से। जिस तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज 2007, 8, 9, 10 में जिस तरीके से बूम में था, जिस तरीके से उसने अपने 9 आयाम को छुआ था, सीटें बढ़ी थी, लोगों के लिए इंजीनियरिंग एक पहला ऑप्शन था। 14,000 सीटें हो गई। अब ऐसा ना हो जाए कि सुविधाएं का अभाव हो जाए और सीटें जो है बढ़ जाए। इससे घाटा कुछ नहीं होगा, घाटा एक ही होगा। इसी प्रोसेस में बढ़ा था उस समय ना, उसके बाद देखिए 18,000 से घटकर अब 13,000 हो गए। 13,000 में हो गया। और कई कॉलेजेस 40% एडमिशन हो रहा है। बताऊंगा आपको, कई कॉलेजेस में 26 कॉलेज बचे हैं अब। कई कॉलेजेस में 10 सीटें नहीं भरी इंजीनियरिंग की। इस साल तो आरक्षण के चक्कर में और नुकसान हुआ है। डीसी ने आरक्षण ठीक है अपनी जगह पर, आरक्षण को एक मैं मान सकता हूँ। एडमिशन बहुत प्रभावित हुआ है। एडमिशन तो बच्चा पढ़ेगा ना, आरक्षण दो ना दो, बच्चा ये तो नहीं कहेगा ना आरक्षण नहीं आ रहा है तो मैं घर में अपने लात तान के सो जाऊं। ये तो संभव नहीं है। नहीं, अभी कुछ बच्चे इस पे माहौल बना भी रहे हैं। माहौल इन द सेंस मतलब उनको निकाला भी जा रहा है कि भैया हमने आपको बता दिया था कि एडमिशन हम नहीं ले पाएंगे, आरक्षण नहीं हुए हैं, तो नुकसान बच्चों को हुआ है अभी। तो तकलीफ तो कोविड के बाद मैं आपको बताऊं, बच्चों की जो सोचने की क्षमता है, क्योंकि आप जब आभासी माध्यम से पढ़ाई करते हैं तब ये मान के चलिएगा कि आप पर ना तो दबाव होता है, बिल्कुल, और ना ही आप पर वैसी कोई एक रिजल्ट को लेकर एक विशेष रूप से एक प्रेशर क्रिएट होता है जी। अब एक तो 2 साल बच्चे कोविड को झेले हैं, अब आरक्षण को झेल रहे हैं जी। अल्टीमेटली युवाओं का ही घाटा हो रहा है। पूरा परेशान है। हमें समझना होगा कि युवा हमारी भावी पीढ़ी है, भविष्य है हमारा। उनको लगातार छेड़ रहे हैं, उनको लगातार परेशान कर रहे हैं। यही है कि चाहे रशियन रिवॉल्यूशन की बात करें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें, मैं हमेशा कहता हूँ क्रांति राजनीति से नहीं आती है, क्रांति युवाओं से आती है। अभी युवाओं को क्रांति लाने के लिए मजबूर सरकार कर रही है। ये दिक्कत हमें ध्यान रखना होगा। और रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं विनम्र निवेदन भी करना चाहूँगा कि इस तरह के जो पेचीदा मामले फंसे हुए हैं, इन्हें जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। जुडिशरी कौन सी भर्ती बची होंगी अभी पेंडिंग में, जो लाइन में? चाहे फॉरेस्ट की बात करें जी, आपके इंटरव्यूज की बात करें, जो इंटरव्यू हो चुका है वो रुका हुआ है जी। उसके अलावा हम एसआई भर्ती परीक्षा भी हुई है। एसआई भर्ती परीक्षा तो समझिएगा 5 साल का एक पंचवर्षीय योजना बन चुकी है हमारे। हर 5 साल का सोचिए आप, 2018 से दौड़ रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनके पास पोटेंशियल तैयारी करने की 1 या 2 साल की 2 कारण होते, एक तो आर्थिक और दूसरा पारिवारिक दबाव। हम कितना भी कर ले, भूखे पेट भजन नहीं हो सकता है, न शिक्षा हो सकती है। बिल्कुल।
तो इसी चीज को समझना पड़ेगा सरकार को, हम्म। विपक्ष को भी समझना पड़ेगा। विपक्ष जो मूल मुद्दे हैं जो सही मुद्दे उसे हैं, जो विधानसभा जरूरत में के। उठाए, सड़कों बिल्कुल। में तो उठाना अपनी जगह है, बिल्कुल। विधानसभा में क्योंकि बजट बनना है, जो भी नीति नियम बनने हैं वो आपके विधानसभा में बनेगा। ईडी अडानी तो चलते रहेंगे। वो सब आप बातें होते रहेंगी, जी। है ना। ये पार्टियां वो पार्टियां चलते बिल्कुल। रहेंगी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा भी था, पार्टियां हाँ, आते रहेंगी, दलें आती हैं, जाते जाती हैं। इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। युवाओं पर सरकार को अमल करना ही पड़ेगा हम्म। कि वो इन नीतियों को, बेरोजगारी भत्ता ना देके रोजगार देना पड़ेगा। बेरोजगारी भत्ता, चलिए मैं आपको कहता हूँ 2500 रुपये, मतलब एक दिन में मुश्किल से 83 रुपये आ रहा है। क्या 83 रुपये में घर चल पाएगा? नहीं चलने वाला। जब आप कहते हैं 1,33,000 प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है, तो 2500 रुपये के अनुसार 30,000 रुपये में बच्चों को आप खुश कर सकते हैं क्या? और जो बच्चे खुश हो रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि ये आपके लिए दुविधा का विषय है। 2500 रुपये आपको तत्कालीन अवस्था पे दिया गया है, ये आपको दीर्घकालीन अवस्था पर नहीं है। कहीं लिखा ही नहीं कि हमेशा आपको समझना होगा कि ये 2500 रुपये के पीछे मत भागो, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। कई आप एक जॉब निकालते हैं, मिनिमम 25,000 तो आपको ऐसे ही मिलेंगे जॉब में, तो इस पर बात कीजिए आप। 2500 पर क्या बात करेंगे? 2500 पे क्या बात, उससे खुश होने की जरूरत नहीं, उस पे शाबाशी लेने की भी जरूरत नहीं सरकार को। इसमें मुझे लगता है मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, मुद्दा नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से लाइमलाइट में लाया गया। बीजेपी को भी बेरोजगारी भत्ता ना मांग के रोजगार मांगना चाहिए था, रोजगार मांगना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य मांगने चाहिए, बिल्कुल, शिक्षाओं पर और बात होनी चाहिए। अभी मैंने कहा ना, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कही, क्यों इंजीनियरिंग कॉलेज का स्तर घटा है, इस पर सोचने का विचार है। क्यों रेगुलेशन नहीं ला पाया AICTE के माध्यम से? क्यों CSPTU को आपने बेहतर तरीके से बेहतर नहीं कर पाया? वहीं पर आपके सामने NIT है, NIT में आज भी अच्छे रोजगार हैं, अच्छे स्टार्टअप है, वहाँ के बच्चे अच्छी अच्छी जगह पर हैं, बिल्कुल गेट टॉप कर रहे हैं, तो बाकी आपके अन्य क्षेत्र में क्यों नहीं? CSPTU 2-3 कॉलेजों पे डिपेंड हो गया, हमारे BIT, रूंगटा, शंकराचार्य, 2-4 और है। बस मैं किसी कॉलेज का नाम तो मैं बताऊंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि कॉलेज कोई भी जी, कॉलेज कोई भी हो, आप अपने मापन स्टैंडर्ड को एग्जैक्ट रखिए, तब इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, यथास्थिति या उसे बंद कर दीजिए। बिल्कुल सर। और बाकी कुछ बजट में, इस बजट में और क्या कुछ चीजें हैं जो जानना चाहिए? बजट में नई चीज़ों पर मैं बात करूं तो मैंने कहा मितानिन और जो स्थानीय हमारे कार्यकर्ताएं थी, इन माताओं बहनों को जो इस बार सबल दिया गया है वो बहुत सराहनीय है। हाँ, जो नियमितीकरण है, हाँ, संविदा नियुक्तियां हैं या ओल्ड पेंशन स्कीम है, इस पर बात न रखना भी एक कहीं ना कहीं विचार का मुद्दा है। तो चुनाव नहीं रखे होंगे, अभी टाइम है, 2-4 महीने टाइम है, 2-4 महीने। ये आशा था इस बार को लेकर कि चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में स्वाभाविक सी बात है नियमितीकरण की बात तो आएगी, परंतु सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में आ जाएगा, घोषणा पत्र में आया हुआ कॉपी भी नहीं आया, लेकिन बट इसको इस तरीके से भी समझने की कोशिश कीजिए सर, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमारा वित्तीय घाटा 15,200 करोड़ रुपए हो चुका है जी। 15,200 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा है। आप इसके फिस्कल डेफिसिट्स की बात करें तो हम 3% से नीचे आ ही नहीं पा रहे हैं, जबकि FRBM एक्ट कहता है कि 3% से नीचे आइए आप। ये क्या सर FR की बात कर रहा हूँ मैं। ये क्या चीज है FR? ये आप ये समझिए कि कुल आपके GSDP में आपके उधार का प्रतिशत कितना है। अच्छा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 3% से कम होना चाहिए, बट आपको बताओ 2003 के से लेकर 2023 तक आज तक 3% से कम नहीं हो पाए। 20 साल हो गए। तो हमें क्या है, एक जो मैथमेटिकल खर्चा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बजट को हमेशा कहता हूँ मैं एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये एक आय और व्यय का एक वास्तविक विवरण है। तो जब विवरण चल रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सतत विकास की जो आपकी अवधारणा है वो कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये देश, ये धरा 100 साल में खत्म नहीं होने वाला। ऐसा लगता है सर बजट तो अब वादों और उसका एक वो पुलिंदा रह गया है, कॉपी रह गया कि यार बस वादे कर दो, बोल दो, बाकी चीज देखेंगे। मेट्रो वाली बात भी काफी समय से बात हुई थी ना, तो ये दुर्ग से रायपुर वाली। ऐसा समझिए इसको कि कहीं ना कहीं बजट में राजनीति का अपना रंग होता है और उस रंग की आवश्यकता सबको होती है ना, तो नेताओं को तो ये ठीक है अपनी जगह पर, है ना। बट वही है कि एक जो और मुद्दा जो समझ आ रहा है मुझे, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कही है जो हमारी नींव है जी। मैं पद्मश्री फुलवासन भाई यादव जी की बात करूं, शमशाद बेगम या जी, हम शमशाद बेगम जी की बात करें, कई बात करें, ऐसे कई लोग हैं। बिल्कुल, डेनेक्स की बात करें हम, भूमगादी जो हमने बस्तर में स्टार्ट किया, हरियर बाजार स्टार्ट किया है, इन पर बात करना आवश्यक है। जब तक महिलाएं सबल नहीं होंगी, प्रबल नहीं होंगी, देश का विकास की धुरी वही है। क्योंकि हम तो हमेशा कहते आए हैं कि जहाँ का जो सृजन भी किया है माता ने किया है, तो उन माताओं को प्रबल न करके हम बाकी चीजों पर बात करेंगे, उसका कोई औचित्य नहीं। बस्तर के लिए है नहीं सर इसमें बजट में कुछ? बस्तर के लिए बहुत कुछ, मैं थोड़ा निराश हूँ इस बार इस बजट अच्छा। में।
मुझे इस बजट में ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ LWE जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस पर बात नहीं की गई। नक्सलवाद ऐसा लग रहा है कि खत्म हो चुका है। सशस्त्र बल की पर कोई विशेष प्रावधान नहीं है, क्योंकि आप देखें लगातार जो सशस्त्र बल में जो कार्यरत जो हमारे सैनिक हैं सुसाइड कर रहे हैं, अवसाद की अवस्था में आ रहे हैं, इन पर क्या आपकी बात है? देखिए, क्योंकि अल्टीमेट जो मोटिवेशन है दो चीजों पर है, एक सम्मान और एक आर्थिक प्रयोजन। इन पर बात करनी, सुविधाओं पर बात करनी चाहिए हमें। बस्तर के एजुकेशन पर मुझे बहुत ज्यादा इस बार कुछ चेंज नहीं दिखा है, जो चले आ रही थी बट हमें समझना होगा कि जियोग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी, आप रायपुर को सीधे सुकमा से कंपेयर नहीं कर सकते। रायपुर में हर वो फैसिलिटी है जो आप मेट्रो सिटी में मिलना है आपको, बिल्कुल, बट सुकमा में क्या वो फैसिलिटी है? रायपुर जैसी फैसिलिटी तो आपको जियोग्राफिकल एक कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफिकेशन के साथ आपको बजट पर बात रखनी पड़ेगी। वहाँ के बच्चों की वास्तविक जरूरत क्या है? मेरे खुद के कई बार दौरे होते हैं बस्तर को लेकर, मैं इस चीज को बड़ा दुखी होता हूँ। विज्ञान और गणित जैसे विषय पर बच्चों का आज भी पकड़ बहुत दूर है। हमने इसके लिए विशेष कोचिंग का प्रावधान भी लाया पिछले बजट में, वो अभी कहाँ है? अरे बाप रे, बहुत टाइम है, बहुत पीछे। DMF की बात कही हमने, DMF में चीजें चल रही हैं, आप उसको और स्ट्रिक्ट कीजिए। DMF का पैसा मुख्य रूप से मूलभूत आवश्यकताओं पर जाना चाहिए। आपकी अधोसंरचनाओं की बात तो बाद में होगी, सबसे पहले व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, बाकी बातें बात की बात है। अब आप इसी चीज की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं 27% लोगों तक ही मोबाइल है हमारे पास छत्तीसगढ़ में। अच्छा, हम भले ही नेटवर्क की बात करते हैं, बाकी हम भिलाई दुर्ग वाले को ऐसा लगता है कि हर किसी के पास मोबाइल है भी है, सब भिलाई पढ़ा लिखा। ठीक है, हम तो गवर्नमेंट के आंकड़े पर बात करें। गवर्नमेंट ने जो आंकड़े दिए हैं 27%, तो आप इसे बढ़ाइए, इसको हर बच्चों तक, हर लोगों तक पहुंचाइए मोबाइल, है ना। बाकी आपको इस पे पाबंदिशें लगाने का, रिस्ट्रिक्ट करने का सरकार को तो IT एक्ट के आधार पर तो है ही, हमारी पुलिस प्रशासन इतना शानदार काम कर ही रही है इसके लिए। बिल्कुल, तो इसको समझना होगा, बच्चों को इस तरीके से हमें लाना होगा कि यहाँ दूरस्थ अंचल में भी एक बेहतर शिक्षा मिल सके। बिल्कुल, स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य में बजट में इस बार बढ़ोतरी की गई है। मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य पे अच्छा है। जो शहरों में आज मोबाइल आपके मेडिकल यूनिट चल रहे हैं, इसे गाँव में लाना चाहिए। महतारी 108, 104 ऐसे हाट बाजार के माध्यम से जो एक बस चलती है मितानीन वाली, ये अभी शहरी क्षेत्र में, इसे ग्रामीण क्षेत्र में लाइए। मान लीजिए शहर में किसी को कुछ हुए तो उसके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो विदिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वो अपने पहुंच सकता है। मगर कोई गादिरस का कोई व्यक्ति है जो सुकमा के किसी क्षेत्र में है, मान लीजिए वो आपके छिंदगढ़ के अंदर है, किस्तराम में है, उसको जाने के लिए एक मोबाइल यूनिट छोड़िए, एक एम्बुलेंस नहीं मिलती छोटी सी। हाँ, खाट पे लेके जाते हैं। हाँ, खाट पे आपने देखा होगा, है ना, आती रहती अक्सर, महसूस नहीं किया होगा अखबारों में। तो इन चीज़ों पर हमें बात रखनी होगी, क्योंकि हमें ये नहीं कह सकते कि शहरों का विकास ही सब कुछ है। मेन किसी भी देश के विकास की धुरी या नींव गाँव से जुड़ी है, ग्रामीण अंचलों से जुड़ी है, इस पर बात रखनी चाहिए। तो सर, बजट को ओवरऑल अगर 10 में से कितने नंबर देंगे अगर आपके हिसाब से? मतलब जो सर जिसको देना तो दे दिए, जनता ने दे ही देगा। जनता तो अपनी जगह है। मैं अगर किसान और जो स्थानीय महिलाओं के आधार पर कहूँ तो मैं 8-10 में 8 दूंगा, बट युवाओं की अगर मैं बात कहूँ तो 5 या 5.5 नंबर दूंगा। ठीक है, अभी भी काम करने की जरूरत है गाँव के लिए, गाँव गरीब किसान के लिए काम हो रहा है, लेकिन किसान खुश है। किसान के लिए बहुत जरूरी था ऐसे बजट का आना, जो लगातार 4 साल में सरकार ने सिद्ध किया है। परंतु किसान के अलावा किसान का बेटा भी है, जो युवा है, इस पर भी हमें बात रखनी है। ठीक है, तो आपने लगभग एक आसान शब्दों में और सरल शब्दों में आपने बजट को सुना, बजट को समझा कि वाकई में जो बात होनी चाहिए वो बात हुई है कि नहीं, और जो बात हुई है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आप मुरली सर ने बताया, तो थिंक IAS पढ़ाते हैं, थिंक IAS में पढ़ाते हैं। UPSC कलेक्टर जो है और तमाम अधिकारी जो है UPSC, CGPSC और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं। इनके पढ़ाए हुए बच्चे काफ़ी सारे सरकारी दफ्तरों में अफसर बनकर बैठे हुए हैं, तो उनको पता है नज़रिया कि बजट कैसा था, क्या था और आने क्या कुछ हो सकता था। आने वाले दिनों में चुनाव है, तो चुनाव से पहले भी बहुत कुछ हो सकता है, घोषणा पत्र में बातें आ सकती हैं और क्या कुछ भर्तियाँ आने वाली उस पर भी बात हुई। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। आपको बजट कैसा लगा भूपेश सरकार का, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, जय जवाहर।